तो दोस्तों पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच से, जो नेपोलियन हिल ने 1937 में किताब लिखी थी और उसको कोरिलेट करते हैं स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस। क्या आप दुनिया के सबसे अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं? ये संभव है। और ये कैसे संभव है? पहला चैप्टर जो नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कवर किया गया है वो है थॉट्स आर दी थिंग्स। माने हमारे जो विचार होते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, उन्हें आप चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका जो एंड ऑब्जेक्टिव है उसे आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए साथ में चाहिए डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। पर्पस बड़ा डेफिनेट होना चाहिए कि मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट टेक्निकल एनालिस्ट बनना है और स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है। ये उद्देश्य होना चाहिए और ये पर्पस बहुत डेफिनेट होना चाहिए। और ये पर्पस इतना डेफिनेट होना चाहिए कि इसके साथ में एसोसिएटेड होना चाहिए पल्सेटिंग डिजायर। छोटे मोटे डिजायर से नहीं चलेगा। इस तरह के विचार और थॉट्स हमारे दिमाग में आए दिन आते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक दिन तक हम मोटिवेटेड रहते हैं और फिर वो सब बातें समाप्त हो जाती हैं, ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। वैसा नहीं चलेगा। थॉट्स आर द थिंग्स पॉसिबल, लेकिन उसके लिए चाहिए डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस और पल्सेटिंग डिजायर। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से उसमें उन्होंने क्या लिखा है उसके माध्यम से ये समझते हैं कि किस तरह से थॉट्स आर द थिंग्स रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं। हमारे विचार रियलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्या आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना है? मैं जानता हूं आपने अवश्य सुना। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया 1879 में। आज आप और हम रोशनी में रहते हैं उस बल्ब के एक यूनिक इन्वेंशन के कारण। थॉमस एडिसन की ये स्टोरी नेपोलियन हिल की किताब में कैसे आई? जैसा मैंने पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में बोला था कि नेपोलियन हिल को टास्क दिया था एंड्रयू कार्नेगी ने कि वो सफलतम व्यक्ति को अलग अलग फील्ड से जो हैं उनका इंटरव्यू करें और सक्सेस की सीक्रेट को जानने की कोशिश करें, और उस पर आधारित है ये बुक। तो जब नेपोलियन हिल ने एडिसन के साथ में मुलाकात की तो ये स्टोरी उन्होंने शेयर की जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। थॉमस एडिसन अमेरिका में न्यू जर्सी में रहते थे, ऑरेंज न्यू जर्सी में रहते थे, और एक बहुत यंग बंदा था जिसका नाम था एडवर्ड बार्न्स। उसके दिमाग में एक विचार आया, थॉट आया कि वो एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहता है। बहुत बड़ा थॉट था। इस तरह के थॉट बहुत लोगों के दिमाग में आते होंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते क्योंकि उसके साथ में पल्सेटिंग डिजायर नहीं होती है, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस नहीं होता है। बट एडवर्ड के दिमाग में पर्पस भी डेफिनेट था और डिजायर भी जो थी बहुत स्ट्रांग थी, पल्सेटिंग डिजायर। लेकिन उसके साथ दो बड़ी दिक्कतें थी। पहली दिक्कत थी कि वो एडिसन को जानता नहीं था, और एडिसन एक बहुत बड़े फेमस आदमी थे, सक्सेसफुल व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, इन्वेंटर थे, तो इतना आसान नहीं होता है मिलना। दूसरी बात प्रॉब्लम थी एडवर्ड के साथ कि उसके जेब में पैसे नहीं थे। इतने भी पैसे नहीं थे कि वो ट्रैवल करके न्यू जर्सी जा सके। शायद ये दो कारण इनफ हो सकते हैं किसी एक कॉमन व्यक्ति के लिए कि वो इस थॉट के बारे में आगे विचार ही ना करे, क्योंकि उसका पर्पस डेफिनेट नहीं है तो आगे विचार नहीं करेगा। लेकिन एडवर्ड के केस में ऐसा नहीं था। एडवर्ड के थॉट्स जो थे काफी स्ट्रांग थे, पल्सेटिंग डिजायर था, पर्पस डेफिनेट था। तो उसने क्या किया, किसी तरीके से मालगाड़ी से, गुड्स ट्रेन से ट्रैवल करते करते वो एडिसन तक पहुंच गया न्यू जर्सी में। किसी तरीके से एडवर्ड ने मुलाकात की एडिसन से। तो एडिसन ने जो बयान किया है नेपोलियन हिल को कि उस लड़के में एक कॉन्फिडेंस था, उसकी डिजायर जो थी बहुत स्ट्रांग थी, पर्पस उसका बहुत डेफिनेट था, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे बिजनेस का पार्टनर नहीं बनाएगा जब तक
कुछ ना कुछ उसका पोटेंशियल, उसका टैलेंट सामने में नहीं आता है। अब एडवर्ड को उसके कॉन्फिडेंस को देखते हुए एडिसन ने उसे जॉब दे दिया। उनका पर्पस जॉब करना नहीं था, उसका पर्पस था एडिसन के साथ काम करना, बिजनेस पार्टनरशिप करना। लेकिन उसने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और जॉब में लग गया, जिससे वो एडिसन के इर्द गिर्द रह सके। 6 महीने निकल गए, कुछ नहीं हुआ। 1 साल निकल गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसका जो थॉट था, जिसको वो थिंग्स में कन्वर्ट करना चाहता था, और थिंग्स क्या था इस केस में? बिजनेस पार्टनरशिप एडिसन के साथ में। तो उस थॉट के प्रति वो डिजायर उसका कम कभी नहीं हुआ। अब एक समय आया कि एडिसन ने एक मशीन का इन्वेंशन किया, डिक्टेटिंग मशीन। बाद में उसे ईडी फोन के नाम से जाना गया। उसकी वो मार्केटिंग करना चाहता था, बेचना चाहता था। तो एडिसन के कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज थे, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे उस मशीन के बारे में। उन्हें लगता था कौन खरीदेगा इस मशीन को। एडवर्ड इस सारे डिस्कशन को ध्यान से सुन रहा था, और एडवर्ड ने सोचा ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है, और उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक एडिसन को विश्वास था कि ये मशीन बिक सकती है, और एक एडवर्ड बार्न्स को था ये कॉन्फिडेंस कि वो उसे बेच सकता है। तो एडवर्ड ने एडिसन को बोला कि मैं तैयार हूं इस मशीन को बेचने के लिए। एंड ऑब्वियसली बाकी लोग जब तैयार नहीं थे, तो एडिसन ने इसके लिए अग्री कर लिया। उसके बाद एडवर्ड ने इतनी डिक्टेशन मशीन बेची यूएसए में। एडवर्ड की सफलता को देखते हुए एडिसन ने अल्टीमेटली एडवर्ड बार्न्स के साथ में पार्टनरशिप की। उसे मशीन बेचने का पूरे देश का एजेंसी दिया। अल्टीमेटली एक कैप्शन बहुत फेमस हुआ अमेरिका में, मेड बाय एडिसन, इंस्टॉल्ड बाय एडवर्ड। नेपोलियन हिल ने बहुत सारे लोगों के साथ में इंटरव्यू किया जो अपने उस जमाने के सफलतम व्यक्ति थे। सभी ने एक बात एडमिट की कि टेम्पररी डिफीट उनके जिंदगी में कई बार आई है, लेकिन वो लगे रहे और उन्हें अल्टीमेटली सफलता मिली। नेपोलियन हिल ने यह भी पाया कि जब सफलता आना चालू होती है तो अबंडेंस में आती है, रुकने का नाम नहीं लेती है। अब मैं एक एग्जाम्पल शेयर करने जा रहा हूं जो उस किताब में लिखा नहीं है, बट उसी लाइन पर है, और वो भारत का एग्जाम्पल। महेंद्र सिंह धोनी, उनका जन्म बिहार राज्य के रांची शहर में हुआ, जो आज झारखंड की राजधानी है। अब उनका जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। फादर मैकॉन में जॉब करते थे। उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि वो अपने बच्चे के जो डिजायर है, थॉट है कि खिलाड़ी बनना है, उसको फुलफिल कर सकें। साथ में शहर में कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था क्रिकेट का, और ये बहुत कम लोगों को मालूम है, और शायद मालूम भी हो आपको कि महेंद्र सिंह धोनी स्कूल में बचपन में फुटबॉल खेला करते थे। वो गोलकीपर थे, और उनके कोच ने उन्हें मोटिवेट किया क्रिकेट खेलने के लिए, और अल्टीमेटली हम सभी जानते हैं कि वो क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी बने। वो उन्होंने इंडियन रेलवेज में नौकरी भी की, लेकिन उनका दिल नहीं माना, क्योंकि उनका जो थॉट्स था, जिसे वो एक क्रिकेटर की हैसियत में कन्वर्ट करना चाहते थे, जो उनकी पल्सेटिंग डिजायर थी, जो उनका पर्पस था, वो बहुत डेफिनेट था कि उन्हें नौकरी नहीं करना है। तो इससे लेसन हमें क्या मिलता है कि अगर हमारे थॉट्स हैं कि आपको दुनिया का सबसे अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बनना है, तो आप जरूर बन सकते हैं। पर्पस आपका डेफिनेट है कि आपको दुनिया का सबसे अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बनना है और स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना है, तो आप डेफिनेटली बन सकते हैं। साथ में अगर आपके ये डिजायर जो है वो पल्सेटिंग डिजायर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए। जब मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा था, तो मैंने थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की किताब को पढ़ा था। तो मैंने ये थॉट्स जो थे कि मुझे एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बनना है, तो मैंने अपने बेंचमार्क को छोटा नहीं रखा। मैंने ये विचार किया कि मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट बनना है। और जब मैं चार्ट खोलूं, तो चार्ट खोलते साथ ही मुझे सारी कुछ टेक्निकल स्टडीज
मिनटों में, सेकंड्स में नजर आनी चाहिए प्राइस चार्ट पे, और मुझे एनालिसिस करने में वक्त नहीं लगना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं पता है कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, लेकिन यस, एनालिसिस करने की जो स्किल डेवलप हुई है वो पल्सेटिंग डिजायर के कारण हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या उस दिशा में आप भी काम करना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं? तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन डिजायर को छोटा मत रखिएगा।